इंड AS 7 स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 1920 अलोक लिमिटेड जो है वो पेड करिए वेरियस टैक्सेस एंड प्रोड्यूस किया जा रहा है। हमको बिलो मेंशन रिकॉर्ड्स हमारे पॉलिसी वाले के लिए कैपिटल गेन टैक्स दे दिए गए 20 करोड़ रुपए का। सेल्स करने के अंदर ऑफिस प्रीमाइसेस को एट सेल्स कंसिडरेशन कितना था, 100 करोड़ का था। इनकम टैक्स 3 करोड़ का ऑन द बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर है, अमाउंटिंग 30 करोड़ अज्यूम किया जा रहा है। एंटायर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट का है एज कैश प्रॉफिट है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 2 करोड़ का है ऑन द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड अमाउंटिंग 20 करोड़ रुपीज़ टू इट शेयर होल्डर्स। इनकम टैक्स का रिफंड 1.5 करोड़ का है। रिफंड ऑन द टैक्स पेड किया जा रहा है अर्लियर पीरियड के अंदर ऑफ फॉर द बिजनेस प्रॉफिट। हमको डिटरमाइन करना है कि नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ क्या होगा एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या होगा आलोक लिमिटेड का एज पर द रिलेवेंट इन AS के हिसाब से। आंसर देखते हैं। फर्स्ट पैरा 36 ऑफ द इंडिया 7 इंटरलाई करना है, स्टेट कर रहा है व्हेन इट इज़ प्रैक्टिकेबल, जब भी प्रैक्टिकेबल होता है। अनडिफाइंड करना है कि टैक्स कैश फ्लोज का विद इन द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शंस के बेसिस के ऊपर हम लोग टैक्स आइडेंटिफाई करते हैं दैट गिव्स द राइज टू द कैश फ्लोज दैट आर क्लासिफाइड। उसको क्लासिफाइड किया जाएगा इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। तो टैक्स कैश फ्लोज का है उसको क्लासिफाइड किया जाता है एज एन इन्वेस्टिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, जो कि अप्रोप्रिएट होता है जब टैक्स फ्लोज अलोकेट किया जाता है ओवर द मोर देन वन क्लास ऑफ द एक्टिविटीज़। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड होता है उसको कैसे डिस्क्लोज किया जाएगा, हमको दिया गया है नीचे ऐसे डिस्क्लोज किया जाएगा। पर्टिकुलरली सेल्स कंसिडरेशन अमाउंटिंग कितना था, 100 का था, वो क्या होगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा। क्यों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगा, क्योंकि ये जो सेल्स कंसिडरेशन 100 करोड़ का था, ये किसका था तो ऑफिस प्रीमाइसिस का था। तो वो किस में आएगा, ऑफिस प्रीमाइसिस। तो ऑफिस प्रीमाइसिस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स लगा था 20 का, वो किस में आएगा, वो भी इन्वेस्टिंग में आएगा। तो वो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर हमको देना पड़ेगा टैक्स, इसलिए। बिजनेस प्रॉफिट कितना था, 30 का था, ये किस में आएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। बिजनेस प्रॉफिट किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। और उसके ऊपर जो टैक्स लगा है कितना है, 3 का है, तो वो किस में आएगा, वो भी ऑपरेटिंग में आएगा, वो नेगेटिव में आएगा। डिविडेंड पेमेंट कितना आएगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में आता है, क्योंकि डिविडेंड हम लोग पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा 20 करोड़ का। इसमें से माइनस किया जाएगा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 2 करोड़ का, ये भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जाएगा। इनकम टैक्स का रिफंड कितना है, 1.5 का, ये इनकम टैक्स का रिफंड किस में आता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। तो टोटल करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 86.5 आ रहा है टोटल कैश फ्लोज। अगर हम लोग एक्टिविटी वाइज देखें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में 28.5 आ रहा है। कैसे तो ऑपरेटिंग का टोटल कर लेंगे 30 माइनस बाय कितना आएगा 3, तो 30 माइनस बाय 3 प्लस बाय 1.5 करेंगे तो कितना आएगा 28.5 आएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर वैसे ही करना तो 80 आ रहा है, और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में नेगेटिव के अंदर 22 आ रहा है। फाइनेंशियल का टोटल करेंगे 20 प्लस बाय 2, ये डिविडेंड पेमेंट का है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 22 आ गया। टोटल करेंगे तो 86.5 टोटल हमारा टैली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गैलेक्सी लिमिटेड का प्रिपेयर करके बताए कैश फ्लो शोइंग द कैश जनरेशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे कैश जनरेट होगा वो बताइए। डायरेक्ट मेथड के हिसाब से करना है एज पर द इंड AS 7 के हिसाब से। हमको 22 का दे दिया है और 21 का दे दिया है हमको डेटा। 31/3/2022, 31/3/2021। जो 21 वाला है वो क्या है, ओपनिंग है, और जो 22 वाला है वो क्लोजिंग है। समरी दे दिया हमको स्टेटमेंट ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस की। एडिशनल के अंदर दे दिया कि ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स इंक्लूडिंग द अमाउंट रिलेटिंग टू द क्रेडिट सेल्स एंड द क्रेडिट परचेज। ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेबल्स के अंदर क्रेडिट सेल्स क्रेडिट परचेज छुपा हुआ है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। फॉरेन एक्सचेंज लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है इंक्रीमेंटल इन द लायबिलिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। फॉरेन एक्सचेंज लॉस के अंदर क्या है तो जो लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को लेकर, क्यों, क्योंकि एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन आ रहा है बिटवीन द एक्विजिशन डेट एंड द बैलेंस शीट डेट। आंसर देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ गैलेक्सी लिमिटेड का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 डायरेक्ट मेथड के हिसाब से देखेंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखेंगे कैश रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल कहाँ से आएगा तो वर्किंग नोट 3 के अंदर से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे बैलेंस हमको दोनों का दे दिया गया 188 ओपनिंग दे दिया है हमको। ट्रेड रिसीवेबल्स का ओपनिंग कहाँ पर दिया है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स करंट असेट्स के अंदर उसका ओपनिंग दे दिया था हमको 188 और क्लोजिंग दे दिया हमको 2,05,000। तो वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 188 और 2,05,000। उसके बाद देखेंगे सेल्स कितना हुआ है हमारा। तो यहाँ पर हमको सेल्स की फिगर दी है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 85,50,000। तो ये हम लोग लिख देंगे कहाँ पर डेबिट साइड के अंदर, सेल्स डेबिट साइड के अंदर लिखेंगे तो कितना आएगा 85,50,000 का सेल्स लिख दिया। तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगी तो बैंक अकाउंट मतलब हमने जो पेमेंट रिसीव किया होगा
वो यहाँ पर आएगा बैलेंसिंग फिगर 8533। तो वो 8533 को हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल 8533, इसमें से लेस करेंगे कैश पेड टू द सप्लायर्स। अब ये भी हमको निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट 2 के अंदर से देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेड पेबल्स का लेजर बनाएंगे, वहाँ पर क्रेडिट साइड के अंदर क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 215 एंड बाय डेबिट साइड के अंदर क्या आएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,95,000। ये दोनों हम लोग कहाँ से लिखेंगे, तो ये जो हमको दिया है ट्रेड पेबल्स का बैलेंस करंट लायबिलिटी के अंदर 215 और 195 ये लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद हमने जो हमने जो परचेस किया होगा, तो परचेस हमको वर्किंग नोट 1 में से निकालना पड़ेगा। क्यों यहाँ पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि परचेस हमको डायरेक्टली दिया नहीं गया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे सेल्स, और सेल्स के बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया गया है, हमको परचेस नहीं दिया गया, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमको परचेस निकालना पड़ेगा। तो COS कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना 56 का दिया गया है, तो वो लिखेंगे इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस बाय परचेस माइनस बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री के अंदर होगा हमारा ओपनिंग स्टॉक है 165 और क्लोजिंग है 1,20,000। तो ओपनिंग को ऐड, ओपनिंग प्लस बाय परचेस माइनस बाय क्लोजिंग, तो क्या आता है हमारा COS आता है। अभी हमको परचेस निकालना होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो 56 लाख है उसमें ऐड कर देंगे 1,20,000 और माइनस कर देंगे 1,65,000, तो परचेस आएगा 55,55,000। तो ये हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर बाय परचेस के अंदर 55,55,000, तो हमने पेमेंट कितना किया है वो हमको पता चल जाएगी। टू बैंक्स अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 5575। कैसे आ रहा है, 2,15,000 प्लस बाय 55 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 1,95,000 को, तो 55,75,000 का हमारा क्या निकल के आ गया, पेमेंट निकल के आ गया। ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, लेस कैश पेड टू द सप्लायर्स 55,75,000 का। पेमेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ये कितना आ रहा है, तो 1 लाख कितना आ रहा है ये पेमेंट, यहाँ पर हमको दिया गया है एडमिन एंड सेलिंग का एक्सपेंस 15,40,000 का। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, ये हम लोग लिखेंगे लेस के अंदर पेमेंट फॉर दी एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। पेमेंट फॉर द इनकम टैक्स ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग को प्रोविजन फॉर टैक्स जो है उसका बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये भी क्रेडिट साइड के अंदर आता है इसका बैलेंस, क्योंकि ये क्रेडिट के अंदर आता है, इसलिए यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन 65 और टू बैलेंस कैरिड डाउन 48 ओपनिंग क्लोजिंग दिया गया है हमको। तो ये यहाँ पर हमको प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस का बैलेंस दिया गया है, ओपनिंग के अंदर 65 एंड क्लोजिंग के अंदर कितना है 48। उसके बाद जो भी हमने क्या किया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो भी आया होगा, तो बाय P&L अकाउंट्स वो कितना आएगा 95,000 का। P&L अकाउंट से जो भी हमने प्रोविज़न किया होगा, जो कि हमारा कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पर आएगा इनकम टैक्स नेट प्रॉफिट के ऊपर 95,000 का इस साल का जो हमने प्रोविजंस किया है पूरे ईयर्स के अंदर, तो वो हमको दिख गया 95 का। तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो क्या होगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमने पेड किया होगा 1,12,000। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, डेबिट साइड के अंदर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर पेमेंट फॉर द इनकम टैक्स कितना आएगा 1,12,000। तो टोटल करेंगे तो 27 लैक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर 85,33,000 में से माइनस करेंगे 13,06,000 आ गया। इसमें से एडजस्टमेंट फॉर द एक्सेप्शनल आइटम को दी गई है एक, वो कौन सी है, तो वो है फॉरेन एक्सचेंज का लॉस 18,000 रुपीज़ का है। यहाँ पर दिया गया था कितना, इंक्रीमेंटल इन द लायबिलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग ड्यू टू द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पर आ रहा है ये 18,000 का लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है। तो यहाँ पर 18,000 का सॉरी यहाँ पर 1,10,000 का है, कहाँ पर है 1,10,000 का, ये फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ये है 1,10,000, ये एक्सेप्शनल आइटम्स में आएगा। बाकी फॉरेन एक्सचेंज लॉस तो एडजस्ट हो गया है, तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिप्रेजेंटेड कर रहा है किसका, लायबिलिटीज़ ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ड्यू टू, किसका था वो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का था। और हम लोग अभी क्या क्रिएट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हम लोग बना रहे हैं, तो इसलिए ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी फॉरेन एक्सचेंज लॉस। क्यों नहीं लिखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फाइनेंस में आता है, इसलिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में ये पार्ट बनेगा। अभी तो हमको सिर्फ क्या करने की ज़रूरत होगी, तो हमको सिर्फ ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बनाना है। तो इसमें सिर्फ एक्सेप्शनल आइटम्स जो है फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, ये हमको निकालना पड़ेगा 1,10,000 का। तो इसका एडजस्टमेंट करेंगे, सॉरी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13,06,000 प्लस में 1,10,000, तो 14,16,000 का हमारा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। क्यों यहाँ पर हमने ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर हमको मिला है फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ है, इसलिए ये कैश इनफ्लोज है, इसलिए हमने ऐड कर दिया। उसके बाद देखते हैं थर्ड
व्हाट विल बी द क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन होगा फॉलोइंग आइटम्स का इन द स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो बोथ बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर एंटिटी। अगर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है या अदर एंटिटी होता है तो कैसे आप लोग क्लासिफाइड करोगे नीचे दी गई आइटम्स को। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स एंड द एडवांसेस गिवन, इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट एंड द अदर बोरोइंग्स, ये सारी हमको आइटम्स दी गई है, 12 आइटम्स दी गई है। अभी हम लोग इसका क्लासिफिकेशन सीखते हैं। तो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या तो अदर एंटिटी, पहले है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द लोन्स एंड द एडवांसेस गिवन। तो ये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या है, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है क्योंकि ये लोग इसी में डील करते हैं। अदर के लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में चले जाएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन द डिपॉजिट एंड द अदर बोरोइंग्स, अगर हम लोग इंटरेस्ट पेड करते हैं डिपॉजिट एंड अदर बोरोइंग्स के अंदर तो वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो ऑपरेटिंग ये है, लेकिन अदर के लिए फाइनेंशियल हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड द डिविडेंड रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरीज जो है एसोसिएट जो है अदर एंटिटीज़ जो है उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसमें से इंटरेस्ट डिविडेंड मिलता है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा बैंक फाइनेंशियल के लिए भी, अदर के लिए भी इन्वेस्टिंग हो जाएगा। डिविडेंड अगर हम लोग पेड करते हैं ऑन द प्रेफरेंस एंड द इक्विटी शेयर्स, जिसके अंदर टैक्सेस है, डिविडेंड पेड ऑन द प्रेफरेंस एंड द इक्विटी बाय द अदर एंटिटीज़, तो ये हमारे लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का पार्ट बन जाएगा क्योंकि हम लोग पेड कर रहे हैं डिविडेंड इसलिए। फाइनेंशियल चार्जेस पेड बाय द लेसीज अंडर द फाइनेंशियल लीज, अगर फाइनेंशियल चार्जेस पेड किया जाता है लेसी के द्वारा अंडर द फाइनेंशियल लीज तो ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल के लिए ये फाइनेंशियल हो गया, अदर के लिए भी ये फाइनेंशियल हो गया। पेमेंट टुवर्ड द रिडक्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल लीज लायबिलिटी, हम लोग पे कर रहे हैं रिड्यूस करने के लिए आउटस्टैंडिंग फाइनेंशियल लीज लायबिलिटी, तो ये भी हमारे फाइनेंशियल के अंदर आ जाएगा। दोनों के अंदर इंटरेस्ट पेड टू द वेंडर, वेंडर को इंटरेस्ट पेड किया जा रहा है किसके लिए, एक्वायरिंग द फिक्स असेट अंडर द डेफर्ड पेमेंट बेसिस, तो ये भी फाइनेंशियल के अंदर आ जाएगा। दोनों के अंदर प्रिंसिपल सम पेमेंट अंडर द डेफर्ड पेमेंट बेसिस फॉर द एक्विजिशन ऑफ द फिक्स असेट, फिक्स असेट किस में आता है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है, तो ये दोनों क्या आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आ गया। प्रिंसिपल सम पेड, यहाँ पर ऊपर क्या था हम लोग क्या कर रहे थे इंटरेस्ट पेड कर रहे थे और यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रिंसिपल सम पेमेंट कर रहे हैं, डेफर पेमेंट बेसिस फॉर द, तो प्रिंसिपल हमारा किस में आएगा इन्वेस्टमेंट में आएगा और इंटरेस्ट जो भी हम लोग पेड कर रहे हैं वो किस में आएगा तो फाइनेंशियल में आएगा। पैनल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, कस्टमर्स फॉर द लेट पेमेंट, पैनल इंटरेस्ट मिला है किसके अंदर कस्टमर्स के पास से लेट पेमेंट के लिए, तो दोनों के अंदर क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। पैनल इंटरेस्ट पेड टू द सप्लायर्स, हमने इंटरेस्ट पेड किया गया है सप्लायर्स को, अगर हमने डिले कर दिया था तो उसके अंदर हमको पैनल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो पे किया तो वो क्या होगा ऑपरेटिंग के अंदर आएगा दोनों के अंदर। इंटरेस्ट पेड ऑन द डिलेड टैक्स पेमेंट, डिलेट कर दिया हमने टैक्स पेमेंट के अंदर, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बना वो हमने पे किया, तो ये दोनों ये किस में आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा किसके लिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जबकि जो अदर एंटिटीज़ है उसके अंदर किसके अंदर आएगा ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा। इनकम टैक्स जो होता है वो ऑपरेटिंग में ही जाता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट कोई पेड करते हैं हम लोग डिलेड पेमेंट डिलेड टैक्स पेमेंट का तो वो बैंकिंग और इंश्योरेंस के लिए तो किस में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए तो किस में जाता है ऑपरेटिंग में, लेकिन अदर एंटिटीज़ के अंदर वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द टैक्स रिफंड, जो भी टैक्स रिफंड आया उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिला वो किस में जाएगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जाएगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, एंड इन्वेस्टिंग में जाएगा किसके लिए अदर एंटिटीज़ के लिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए गए, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा आइडेंटिफाइड करके बताइए नेचर ऑफ द एक्टिविटीज़ इन डे 7 के हिसाब से। नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन हमको दिए गए 13 ट्रांजेक्शन दिए गए और कैश पेड टू द एम्प्लॉयज़, कैश पेड किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो ये क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गया। कैश पेड फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट, ये क्या हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। बोरोइंग से रीपेड किया गया तो ये क्या हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। कैश पेड टू द सप्लायर्स ऑपरेटिंग, लोन्स टू द डायरेक्टर्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। बोनस शेयर्स इश्यूड, बोनस शेयर्स अगर इश्यूड किए जाते हैं तो ये तो नॉन कैश आइटम्स हो गया। डिविडेंड पेड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल ऑपरेटिंग हो गया। प्रोसीडिंग फॉर द सेल्स ऑफ द पीपी को सेल्स करने से हमको पैसे मिले तो वो क्या हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गया। डिलीवरी ऑफ द पीपी नॉन कैश है। एडवांस इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स ऑपरेटिंग है। परचेज ऑफ द गुडविल इन्वेस्टिंग है। पेमेंट ऑफ द प्रॉमिसरी नोट ये फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमको दिया गया है सब्सिडरी ऑफ द बिल्ड वेल लिमिटेड, वन ऑफ द सब्सिडरी बिल्ड वेल लिमिटेड, उसने सबमिट किया गया है टू द सेंट्रल फाइनेंस इट्स समराइज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बताई गई हमको। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 दे दी गई। नेट सेल्स दे दिया गया, लेस दे दिया गया कॉस्ट ऑफ द सेल्स और ये सारी आइटम्स हमको दी गई है।
समराइज बैलेंस शीट भी दे दी गई है हमको, और द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट जो है उसको सोल्ड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर कितना 7,20,000 के लिए प्रिपेयर करके बताना स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। आंसर देखते हैं। पहले कैश फ्लोज देखेंगे फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कितना आएगा, तो 7,20, यहाँ पर कितना आएगा 7,20,000। 7,20,000 क्या है, तो ये जो हमको दिया गया है कैश, सॉरी कैश नहीं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो कितना 7,20,000, वो कहाँ दिया गया है हमको, तो वो हमको दिया गया है यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स दिया गया है हमको समराइज, तो इसके अंदर नीचे दिया गया है डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है 7,20,000 है। सॉरी ये 7,20,000 नहीं, डिविडेंड वाला नहीं है, यहाँ पर ये जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया गया है वो है 7,20,000, जो कि प्रोविजन फॉर टैक्स के नीचे दिया गया है वो 7,20,000 क्या है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,20,000 दिया गया है। वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 7,20,000, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में क्या आएगा यहाँ पर 8,80,000 का जो दिया गया है हमको, यहाँ 8,80,000 क्या था, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था, जो कि हमारा क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है, इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ रहा है 16 lakhs का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें ऐड कर देंगे हम लोग क्या, डेप्रीशिएशन कितना था 6 लाख का था। ये कहाँ दिया गया था हमको, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर दिया गया था हमको, कहाँ था, डेप्री था हमारा 6 लाख रुपीज़ का। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा 6 लाख रुपीज़ का, लेस कॉस्ट ऑफ द सेल्स के नीचे है डेप्रिसिएशन 6 लाख रुपीज़ का, तो वो हम लोग ऐड बैक कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के चेंजेस निकालेंगे तो इंक्रीज़ इन द इन्वेंटरी हो रहा है 1,80,000 वो आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है, तो इन्वेंटरीज़ के अंदर देखेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के अंदर देखते हैं, तो इन्वेंटरीज जो है वो 31 मार्च 2022 को कितनी थी, मतलब ओपनिंग 16,80,000 थी, और 31 मार्च 2023 को कितनी थी 18,60,000 थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमने इन्वेंटरी परचेस करी होगी तो इंक्रीज़ हो गया, मतलब क्या हो गया, कैश आउटफ्लो हो गया। तो कितने से इंक्रीज़ हो रहा है वो, तो वो आ रहा है हमारा यहाँ पर 1,80,000 का डिक्रीज़ इन द ट्रेड रिसीवेबल्स में डिक्रीज़ हो रहा है 16,80,000, मतलब हमने पेमेंट किया होगा तो ये नेगेटिव में जाएगा। 26,40,000 का कितना था ओपनिंग में था, और 9,60,000 क्या हो गया हमारा क्लोजिंग में आ गया। तो यहाँ पर हमारा पेमेंट हो गया, तो यहाँ पर हम लोग सॉरी रिसीवेबल से मतलब अगर ये डिक्रीज़ हो गया तो हमारे पास पेमेंट आया होगा, मतलब हमने रिसीव किया होगा, मतलब पैसा आया होगा, इनफ्लो होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा 16,80,000 डिक्रीज़ इन द ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, मतलब डेटर्स कम हो रहा है, तो पैसा हमारे पास आ रहा है। एडवांसेस कितने हैं 12,000 रुपये के हैं, ये नेगेटिव में आ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर कैश आउटफ्लो हुआ है, एडवांसेस कितना है, तो 78,000 और वो 90,000 हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर करंट असेट्स के अंदर एडवांसेस है, 78,000 के 90,000 हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, कैश आउटफ्लो हो रहा है, एडवांसेस बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 12,000 आ जाएगा। डिक्रीज़ इन द ट्रेड पेबल 60,000 का डिक्रीज़ हो रहा है ट्रेड पेबल्स के अंदर। तो देखते हैं तो ट्रेड पेबल्स कितना है, ट्रेड पेबल्स आपको दिया गया है करंट लायबिलिटीज़ में होगा, लेकिन यहाँ पर ट्रेड पेबल्स दिया गया 24 लाख का है ओपनिंग के अंदर, और 23,40,000 हो रहा है, मतलब डिक्रीज़ हो रहा है, हमने पेमेंट किया होगा। तो यहाँ पर डिक्रीज़ इन द ट्रेड पेबल 60,000 का। इंक्रीज़ इन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। देखते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमको लायबिलिटीज़ में दिया गया 2,40,000 का ओपनिंग है, और 4,80,000 है, मतलब जितना बढ़ रहा है तो वो हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, 2,40,000 आएगा। इंक्रीज़ इन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद टोटल करेंगे तो क्या आएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम द ऑपरेशंस कितना आएगा 38,68,000। लेस करेंगे इनकम टैक्स पेड, वर्किंग नोट 4 के अंदर से देखेंगे हम लोग,
तो इनकम टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पर वही बैलेंस ब्रॉट डाउन किसके अंदर आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर आएगा, और कैरिड डाउन किसके अंदर आएगा, डेबिट साइड के अंदर आएगा। 21 और 132 ये हमको क्या कहाँ दिया गया था, ये हमको यहाँ पर दिया गया था इनकम टैक्स पेबल 120 एंड 132। और हमारा प्रोविजन इस साल का कितना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 8,80,000 का है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन जो हमारा है वो बाय क्रेडिट साइड के अंदर लिखेंगे P&L अकाउंट प्रोविजंस 8,80,000। तो यहाँ पर हमारा को 2 बैंक मिल जाएगा प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन में। तो 8,68,000 ये हमने पे किया होगा, ये इस साल का टैक्स है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे 8,68,000। तो 30 लाख का हमारा क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे। परचेस ऑफ द लैंड, लैंड के अंदर क्या हो रहा है, तो देखेंगे जो लैंड थी PPE के अंदर दिया गया है, एसेट के अंदर लैंड 4,80,000 की ओपनिंग में थी, 9,60,000 की क्लोजिंग में थी, मतलब बढ़ गई लैंड, मतलब हमने परचेस किया होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो हमारा आ जाएगा परचेस का। और तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, इक्विपमेंट के अंदर एडजस्टमेंट है सिर्फ। तो यहाँ पर बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर हमने परचेस किया होगा। तो यहाँ पर कैश आउटफ्लो हुआ होगा 4,80,000 से परचेस ऑफ द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। इसकी वर्किंग नोट 2 के हिसाब से देखेंगे हम लोग। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट की डेबिट साइड के अंदर बैलेंस आएगा ओपनिंग, और क्रेडिट साइड के अंदर क्लोजिंग आएगा। तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 36 लाख एंड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 57,60,000 ये हमको दिया गया होगा। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट का असेट्स के अंदर देखेंगे 57,60,000। और उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो बाय सेल्स ऑफ दी असेट्स कितनी हो रही है, 7,20,000। ये हमको कहाँ दिया गया था, ये हमको नीचे दिया गया था। कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट ड्यूरिंग द 22-23 कितना था, 7,20,000। उसको हमने क्या कर दिया था, सोल्ड कर दिया था, मतलब बेच दिया था। तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, ये हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएगा। बाय सेल्स ऑफ द एसेट 7,20,000। तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो क्या होगा, परचेस का होगा। तो 28,80,000 के हमारा परचेस हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे परचेस ऑफ द बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट 28,80,000। सेल्स ऑफ द इक्विपमेंट्स जो हमारा था वो 3,60,000 का। ये हम वर्किंग नोट 3 के अंदर से देखेंगे। 7,20,000 की हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी, जिसके अंदर से हम लोग लेस करेंगे क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,80,000 का। ये हमारा कहाँ से निकलेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्री। तो ये हमको डेप्रिसिएशन दिया होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्री ऑन द बिल्डिंग एंड द इक्विपमेंट कितना था, 12 लाख, और वो कितना हो रहा है, 13,20,000 का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उसका भी लेजर बनाएंगे। बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से इसके अंदर क्या होता है, तो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होता है, डेबिट साइड पे क्लोजिंग होता है। तो 12 लाख और 13,20,000 हम लोग लिख दिया रेस्पेक्टिवली। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 6 लाख का हमारा डेप्रिसिएशन का प्रोविजन था, तो वो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 4,80,000। ये क्या होगा, सेल्स ऑफ द एसेट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्री होगा 4,80,000। तो ये हम लोग 7,20,000 में से निकालेंगे। तो हमारा 2,40,000 की नेट कॉस्ट आ गई। इसके अंदर प्रॉफिट ऑन द सेल्स कितना हो गया हमारा, 1,20,000 का। ये कहाँ से आया हमारा, तो ये हमको बैलेंस शीट में दिया होगा, अरे सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया होगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमको दिया गया है नॉन रिकरिंग इनकम प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इक्विपमेंट कितना है, 1,20,000। तो ये हमारा वहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 का। तो ये लिखेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ गया, सेल्स प्रोसीड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द एसेट्स 3,60,000 का। तो ये 3,60,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, कैश फ्रॉम दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में लिखेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, नेगेटिव के अंदर 30 लाख रुपए का आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर से। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर क्या है, तो शेयर कैपिटल को इश्यू किया गया है। वो कैसे पता चली हमको, तो बैलेंस शीट के अंदर दिया गया होगा। बैलेंस शीट के अंदर शेयर कैपिटल 36 का ओपनिंग है, 44,40,000 का क्लोजिंग है। तो डिफरेंस जो आया वो क्या हो गया हमारा, इश्यू हो गया। इश्यू ऑफ द शेयर कैपिटल से हमको पैसा मिलता है। तो 8,40,000 कैश इन्फ्लोज हो गया, इसलिए पॉजिटिव में लिखेंगे। डिविडेंड पेड कितना है, 7,20,000 का है। डिविडेंड पेड कितना है, 7,20,000 का, जो हमको दिया गया। डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 7,20,000, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस के ऊपर दिया गया है। वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम दी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ 1,20,000 टोटल करेंगे तो कितना आएगा, नेट इंक्रीज इन द कैश फ्लोज
एंड द कैश इक्विवेलेंट 1,20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग के अंदर कितना था, तो 6 लाख रुपये का था। कहाँ था ये हमारा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये हमको बैलेंस शीट के अंदर दिया गया 6 लाख रुपये का, ओपनिंग के अंदर है। और क्लोजिंग के अंदर हमारा कितना 7,20,000 रुपये का है। तो ओपनिंग लिख देंगे 6 लाख रुपये, और हमारा नेट इंक्रीज इन द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,20 हो गया, तो हमारा क्लोजिंग आ जाएगा 7,20,000 रुपये। ये हमारा टैली हो जाएगा बैलेंस शीट से।